हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विजय सिंह आपके सामने एक बार फिर से। आज क्लास लेट हो गई टेक्निकल कारण से, तो आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्लास टॉपिक पे ही बात करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की सोशल स्टडी चैप्टर नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद। तो अब तक हमने इसमें पढ़ा कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण तो पहला प्रथम विश्व युद्ध आ गया, सत्याग्रह आ गया, और फिर असहयोग आंदोलन आ गया, और फिर फरवरी 1922 में चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। फिर 1919 के एक्ट के अनुसार हमने देखा कि चुनाव भी, फिर स्वराज्य पार्टी, फिर साइमन कमीशन, फिर उसके बाद में साइमन कमीशन का विरोध हमने देखा था, पढ़ा था। फिर लॉर्ड इरविन की डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा हमने देखी, पढ़ी थी। और फिर लाहौर अधिवेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 यानी कि 29 दिसंबर 1929 में ये हुआ था। और मैंने आपको पहले बताया था कि कांग्रेस के जो अमूमन अधिवेशन होते थे वो दिसंबर में होते थे। विशेष कोई अगर काम हो तो उसके लिए इमरजेंसी में मीटिंग बुलाते हैं, जैसे मैंने सत्याग्रह के बारे में, खिलाफत आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए महात्मा गांधी ने बुलाई थी। अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा उग्र हो गए, और उधर महात्मा गांधी एक ऐसा रास्ता खोजना चाह रहे थे जिससे मतलब एक और आंदोलन खड़ा करे। उसके लिए हथियार तलाश रहे थे। कहने का मतलब कि कोई ऐसा उनको टॉपिक मिल जाए जिससे आंदोलन अहिंसात्मक चलता रहे। क्यों? युवा उग्र हो रहे थे। तो फिर यानी कि मैंने जब पढ़ाते वक्त बताया था कि ये जो घटनाएं हो रही है वो अगले आंदोलन की ओर इशारा कर रही है। 22 के बाद में 26 जनवरी 1930 यानी कि 29 तक। फिर जो अपना नया अध्याय, नया टॉपिक है, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा और एक बात दोस्तों याद रखना, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों में मेजर डिफरेंस वर्ड में ही छुपा हुआ है। असहयोग यानी कोई भी भारतीय अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा। सविनय अवज्ञा मतलब जो कानून है उनका उल्लंघन किया जाएगा। तो लेट्स गो, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने उस टाइम के वाइसराय लॉर्ड इरविन थे उस टाइम में, उनको एक खत लिखा और खत में 11 मांगों का जिक्र किया, उल्लेख किया। तो ये याद रखना कि खत में कितनी मांगे थी। अब
महात्मा गांधी सभी वर्गों को खुश करने के लिए मांगों को ऐसे एडजस्ट किया कि सभी खुश हो जाएं। तो उनमें कुछ मांगे थी उद्योगपतियों के लिए, वो भी राजी, कुछ मांगे किसानों के लिए और कुछ मांगे सामान्य जन के लिए। तो मतलब इन 11 मांगों में उन्होंने उद्योगपतियों को भी शामिल कर लिया, किसान वर्ग, कृषक वर्ग को भी शामिल कर लिया और सामान्य को भी। और सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो नमक कर। महात्मा गांधी ने क्या दिमाग लगाया, इतने कर थे उनमें, नमक कर कोई क्यों चूज किया? क्योंकि नमक चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सब यूज करते हैं। तो उस समय नमक पर कर ब्रिटिश गवर्नमेंट या अंग्रेज शासन, औपनिवेशिक शासन में नमक पे भी कर लगता था, यानी कि उत्पादन सरकारी इजारेदारी मतलब ठेके पे देते थे। तो नमक कर यानी कि महात्मा गांधी को सबसे अच्छा हथियार नमक मिला। और जब पत्र लिखा तो उसके साथ ही मतलब 11 मार्च तक, यानी कि उनको एक टाइम दे दिया, कब पत्र कब लिख रहे हैं, 31 जनवरी 1930 को, और 11 मार्च तक का टाइम दिया कि अगर मांगे नहीं मानेगी ना तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। तो एक तरह से गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को अल्टीमेटम या चेतावनी दी, लेकिन हुआ क्या, लॉर्ड इरविन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर दांडी यात्रा, जब लॉर्ड इरविन पर कोई भी असर नहीं हुआ महात्मा गांधी की अल्टीमेटम से, उन पे कुछ भी असर नहीं हुआ, तो फिर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की। महात्मा गांधी के साथ 78 व्यक्ति और थे। कहाँ से शुरू होती है कहाँ एंड होती है, तो ये साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान, जो मतलब गुजरात वाला जो ये तटीय इलाका है, इधर तटीय इलाके में, तटीय मतलब इलाका, वहां तक तो दूरी कितनी हो गई, 240 किलोमीटर। यानी कि जो दांडी यात्रा थी वो 240 किलोमीटर की दूरी तय की उन्होंने। और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और नमक बनाकर, यानी कि महात्मा गांधी ने पानी उबालकर नमक बना के कानून तोड़ दिया या कानूनों की अवज्ञा कर दी। और उन्होंने आह्वान किया कि उपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करे। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि कानूनों का उल्लंघन करने का आह्वान उन्होंने सभी भारतीयों से किया। अब कार्यक्रम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से कार्यक्रम हुए। हम असहयोग आंदोलन से इनकी तुलना करते चलेंगे। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, असहयोग आंदोलन में ऐसा कुछ नहीं था। सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन, वहां ऐसा नहीं था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार उन असहयोग आंदोलन में हुआ था। शराब की दुकानों की पिकेटिंग, ये उस समय भी हुई थी। पिकेटिंग यानी कि ये जो वर्ड है ये स्पेशल है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको इंडेक्स में बाहर दे रखा है, तो अपने आप में स्पेशल है। तो इसका अर्थ समझ लो, जैसे मान लो ये कोई दुकान है, इसके इधर से भी रास्ता है और इधर से भी, तो लोगों ने क्या किया, तोड़ फोड़ न करके यहां से रास्ता ब्लॉक कर दिया और यहां से रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो मतलब दुकान तक कोई नहीं जा सकता। तो इसको पिकेटिंग कहा जाता है, यानी कि रास्ता, दुकान की तरफ जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध कर देना पिकेटिंग हो गया। फिर किसानों ने क्या किया, लगान देने से मना कर दिया और चौकीदारी कर चुकाने से भी इनकार कर दिया। चौकीदारी कर मतलब अभी कुछ जगह है रात को आवाज लगाते हैं ना, जागते रहो, तो वही है। जैसे मार्केट में कई लोग मतलब ये रात को घूमने मतलब पहरेदारी का काम करते हैं, वो उस समय तो वही चौकीदारी कर था। गांव में तैनात कर्मचारियों ने इस्तीफे देना शुरू कर दिया, क्योंकि
गांव में जो कर्मचारी थे उन्होंने धीरे धीरे इस्तीफे देना शुरू कर दिया। और वन कानूनों का उल्लंघन, तो हमने असहयोग आंदोलन में पढ़ा था गुडेमा पहाड़ियों में आदिवासियों का आंदोलन। तो वनों में यानी कि जो आरक्षित वन थे वो आरक्षित वन थे, उनमें जाने का प्रतिबंध लगा दिया था अंग्रेज गवर्नमेंट ने। लेकिन जो यहाँ रह रहे थे उन्होंने उन्हें लगता था कि ये लोग हमारी परंपराओं को नष्ट कर देंगे, तो उन्होंने कानून का उल्लंघन कैसे किया? लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए उसमें छोड़ दिया गया। तो आरक्षित वनों मतलब कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। तो ये इसके कार्यक्रम थे। अब ये क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, देखो कि असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखो, तो सेम ATG ऐसे लिखना। आप पहले खत वाली, फिर नमक कर, फिर अल्टीमेटम दिया, और फिर दांडी यात्रा, और फिर औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने का आह्वान और कार्यक्रम। ये इसमें कार्यक्रम हम लिखते। अब जब ये सब हो रहा था, इतना कुछ हो गया, तो क्या लगा? उससे क्या है कि जो अंग्रेज सरकार थी वो भयभीत हो गई, और उसने जो उनका जो फॉर्मूला था दमन चक्र स्टार्ट करने का, उन्होंने वो शुरू कर दिया। यानी कि आंदोलन को कुचलने के लिए दमन चक्र चालू कर दिया। इसी कड़ी में एक नेता थे पश्चिमोत्तर, यानी कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफार खान, जो मतलब ये जो पश्चिमोत्तर सीमा थी वहां के प्रसिद्ध लीडर थे। और सीमांत गांधी इसलिए कहा जाता है कि गांधी जी के अनुयायी थे। तो उनको अप्रैल 1930 में गिरफ्तार कर लिया। अब उनको गिरफ्तार किया तो जो उनके समर्थक थे वो बिना डरे पुलिस की गोलियों के सामने प्रदर्शन करने लग गए। यानी उनको गोलियों का कोई भय नहीं था, और वो इनके समर्थन में सड़कों पर आ गए। और फिर अगले ही महीने, यानी कि जो अपनी बुक में दे रखा है कि नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, तो अगला महीना मई आता है, 1930 में महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया तो सोलापुर में औद्योगिक मजदूर यानी कि कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने हल्ला मचा दिया। तो उन्होंने पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवन, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। अब आंदोलन जो मतलब गांधी जी अहिंसात्मक चलाना चाहते थे, अब वो हिंसा में बदल गया। जैसे ही ये शुरू हुआ तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो और भी ज्यादा भयभीत हो गई। तो उन्होंने और ज्यादा दमन चक्र स्टार्ट कर दिया और निर्मम दमन चक्र का रास्ता अपना लिया। अब निर्मम कैसे कि औरतों और बच्चों को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उनको भी मारा पीटा गया। ये सब गांधी जी बैठे बैठे जेल में देख रहे थे। तो उन्होंने हिंसा की वजह से एक बार फिर से असहयोग आंदोलन की तरह वापस ले लिया। क्यों? यह आंदोलन भी अपने चरम पर था, असहयोग आंदोलन भी अपने चरम पर था। बस हिंसा की वजह से दोनों आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिए थे। तो ये आंदोलन वापस ले लिया, कुछ लोगों में निराशा थी। फिर ऐसे पार नहीं पड़ी। फिर महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 को इरविन और गांधी जी की मुलाकात हुई और उनके बीच में एक समझौता हुआ। ये समझौता क्या था? समझौते के अनुसार गांधी जी
गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन जाएंगे। गांधी जी सहमत हो गए और सरकार, लॉर्ड इरविन ने बदले में सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगी। तो मतलब यही मांग थी कि गांधी जी लंदन जाएं और ये राजनीतिक कैदियों को छोड़ दे। यानी कि लंदन में चल रहे थे गोलमेज सम्मेलन। अब ये देख लो गोलमेज सम्मेलन क्या है। कहाँ हो रहे थे? लंदन में। अब गोलमेज सम्मेलन टेबल राउंडिंग, यानी कि एक गोल टेबल होती है और इसके चारों तरफ प्रतिनिधि बैठते हैं। ये गोल राउंड की वजह होने की वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है इसको। तो ये सम्मेलन चल रहे थे, तो हम लगे हाथ इनको भी लपेट लेते हैं ताकि आपको कुछ नॉलेज हो जाए। वर्ड तो आया ही है गोलमेज सम्मेलन। तो ये किस कारण से हुआ था? यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों, वो किस लिए किया गया था? कि भारत की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए। और इसमें कौन भाग ले सकते थे? तो इसमें राजनीतिक हस्तियां और देशी रियासतों के प्रतिनिधि ये इसमें भाग ले सकते थे। तो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। हाँ, एक मिनट, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। अब बात कब की है? 5 मार्च 1931 की। यानी कि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अधिकतर नेता जेल में बंद थे, तो भाग नहीं लिया। तो इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। क्लियर? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? उन्नीस सौ 31। इसमें कौन भाग लेते हैं? गांधी जी। लेकिन वार्ता बीच में ही असफल हो जाती है और गांधी जी लंदन से वापस आ जाते हैं। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन जाते हैं। वार्ता बीच में टूट गई, तो गांधी जी वहां से निराश होकर लौट आए। और इधर गवर्नमेंट ने जो क्या किया, क्यों अभी भी गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर जेल में थे, यानी कि उनको रिहा नहीं किया। इरविन का मकसद था गांधी जी को एक बार बाहर भेजने का, और गांधी जी के बाहर जाते ही इनको जेल में ही रखा और कांग्रेस को एक गैर कानूनी घोषित कर दिया है उन्होंने।
मतलब गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी। और सरकार ने और भी ज्यादा दमन चक्कर शुरू कर दिया, धरने प्रदर्शन सभी पर रोक लगा दी। फिर गांधी जी वापस आए। गांधी जी ने ये सब देखा तो उन्होंने दोबारा से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसे हम कह सकते हैं द्वितीय चरण भी कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का, या द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन बोल सकते हैं। तो वो कब तक चला? ये 1932 से 34 तक, लेकिन इसमें कोई दम नहीं था और गति मंद पड़ गई। अब इसमें जो गति मंद क्यों पड़ी द्वितीय चरण में, उसका रीजन हम अगली कल वाली क्लास में शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि मंद गति क्यों पड़ी। अब हम गोलमेज सम्मेलन पे चर्चा कर रहे थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। फिर आता है तृतीय। ये होता है 1932 में, अराउंड डेट है नवंबर दिसंबर में हुआ था। इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। द्वितीय में भी कांग्रेस ने भाग द्वितीय में लिया, प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया। अब एक चीज और है कि अब इनसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन से शख्स थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस ने एक में लिया, तो तीनों में भाग लेने वाले थे बी आर अंबेडकर, और दूसरा शख्स था तेज बहादुर सुप्रे। ये दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन दोनों आंदोलन महत्वपूर्ण हैं। हम छोटी छोटी चीज को कवर कर रहे हैं, इन्हीं को फिर एंड में बढ़ी। और एक अनाउंसमेंट है जो कल करेंगे, क्लास और क्वेश्चन पेपर यानी कि क्वेश्चन सोल्व करने के मतलब टाइम और सब कुछ फिक्स कर लिया है, तो वो कल करेंगे। अगर किसी भी भाई बहन को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करे और कमेंट करें। इसके साथ ही अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और दिल करे तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये एक नोट्स ही हैं और नोट्स भी अवेलेबल, नोट्स क्वेश्चन पेपर सब अवेलेबल होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे।